हेलो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डेप्रिसिएशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक डेफिनेशन। Depreciation is one of the topic in finance which is normally mostly misunderstood. Even in the profession of finance, it is considered as a misunderstood idea. First of all, let's see what is the definition of depreciation. Depreciation is a systematic allocation of depreciable amount of an assets over its useful life. बहुत दफ़ा डेप्रिसिएशन को इस तरीके से देखा जा रहा होता है कि जैसे किसी एसेट्स की वैल्यू के कम होने को हम डेप्रिसिएशन के तौर पर लिखते हैं कि जी मैं कहता हूँ जी एक एसेट जो कि पुराना हो गया तो अब इसकी वैल्यू में कमी आ गई है तो इसको कम करके लिख लो। नहीं, इस तरह नहीं है। डेप्रिसिएशन हैज़ नथिंग टू डू विद वैल्यू ऑफ एन एसेट। इट्स अ सिंपल आइडिया विच इज इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मिसाल के तौर पर मैंने एक टीवी खरीदा अपने बिजनेस के लिए और वो टीवी 5 साल इस्तेमाल होना है। आज मैंने 50,000 रुपये का खरीदा, मुझे उम्मीद है 5 साल के बाद वो 10,000 रुपये का बिकेगा। ओके, इट्स मीन मैं 5 साल में 40,000 रुपये का टीवी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो जो 40,000 रुपये है दैट इज व्हाट, दैट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट कि मैंने उसको डेप्रिशिएट करना है। और उस 40,000 रुपये को मैं 5 साल पे जब सिस्टमैटिकली एलोकेट करता हूं, चाहे मैं उसे बराबर बराबर डिवाइड करूं चाहे किसी और तरीके से डिवाइड करूं, दैट इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। इट हैज नथिंग टू डू विद द वैल्यू ऑफ एन एसेट। सो डेप्रिसिएशन इज अगेन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ अ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अच्छा, यहाँ पे एक और चलें, जिस तरह फिर मैंने आपसे कहा कि जो 50,000 माइनस 10,000, सो रिमेनिंग 40,000 इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट। सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन which is depreciable amount is the cost of an asset less its residual value. Residual value means वो amount जो कि उसकी यूजफुल लाइफ के बाद बच जाएगी, हमें उम्मीद है कि उतने तक का वो सामान बिक जाएगा। That is considered as residual value. That is also known as salvage value. That is also known as scrap value. ठीक है, मुख्तलिफ इसके नाम हो सकते हैं। यहाँ पे अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज यूजफुल लाइफ। कि यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है। देखें, यूजफुल लाइफ का जो डेफिनेशन है ना, उसका सिंपल मतलब ये है कि यूजफुल लाइफ इज द इंटेंडेड पीरियड। ठीक है, वो वाला पीरियड जो आपने इंटेंड किया है कि इतना अरसा हम इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर एक ऑफिस है, एक कंपनी है, वो ये कहती है जी कि मैं एक कार जब खरीदूंगे, हम जब खरीदेंगे तो उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल रखेंगे। हम उस 10 साल उस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसको बेच के नई गाड़ी लेंगे। अमेरिकन एम्बेसी है, वो कहती है नहीं जी हम जो है वो गाड़ी को सिर्फ 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 5 साल के बाद बेच देंगे ताकि रिपेयर का चक्कर ना पड़े, हम उसको दोबारा फिर दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। तो एक ही गाड़ी है, एक कंपनी ने कहा कि उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, दूसरी कंपनी ने कहा 5 साल है। ठीक है, माइट बी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कहनी जी जब तक चलेगा हम उसको चलाएंगे। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऑफिस में आपने अक्सर देखी होगी कि एक गाड़ी जो है वो 15-15, 20-20 साल भी चल रहा है। ठीक है, तो वहां भी यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन हो रहा है। मैं पर्सनली जानता हूँ टेलीनॉर में जैसी कोई लड़का जब ज्वाइन करता है तो वो उस लड़के को लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं। डेस्कटॉप का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे। अब उस लैपटॉप की जो यूजफुल लाइफ है वो टेलीनॉर की नज़र में उन्होंने डिफाइन की हुई है 3 इयर्स है। जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को नया लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा चूंकि यूजेज बहुत ज़्यादा है तो 3 साल के बाद चूंकि लैपटॉप पुराना हो जाएगा तो ये भी एफिशिएंसी में फ़र्क डालेगा। तो उनके लिए लैपटॉप की लाइफ जो है वो 3 साल है। मैं और आप हो सकता है 10-10 साल पुराना या 5-5 साल पुराना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो। तो यूजफुल लाइफ इज़ द इंटेंडेड पीरियड, वो वाला इंटेंडेड पीरियड जो आप का प्लान है कि आप उसको कितना अर्सा इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर एसेट्स की यूजफुल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगी एज पर देयर पॉलिसी। रेजिडुअल वैल्यू को भी हमने डिस्कस कर लिया कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट। अगेन लफ्ज किस पे फोकस है, एस्टिमेटेड के ऊपर। इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट कि जी आपको उम्मीद है कि 5 साल के बाद जब इस एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी
तो मैं इस एसेट को 10,000 रुपये का बेच सकूंगा, 15,000 रुपये का बेच सकूंगा, 2 लाख का बेच सकूंगा। दैट इज द आइडिया विच इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर फर्ज करें आपका कोई एसेट ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में आपकी राय हो कि यार ये 5 साल के बाद इसका कुछ नहीं होगा, तो आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 फिर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ एन एसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट। देखें इसकी मैं एक सिंपल सी अगर आपको एग्जांपल दे दूं, वो यही है कि मैंने अपने बिजनेस के लिए एक एसी परचेज किया, उसकी कीमत थी 50,000 रुपये। उसके बाद 2,000 रुपये मुझसे सुजुकी वाले ने लिए और दुकान से एसी को ऑफिस तक लेके आया। उसके बाद 3,000 रुपये उसको इंस्टॉल करने वाले ने लिए ताकि वो एसी चले। तो 50,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 खर्च करने के बाद आई वॉज इन अ पोजिशन टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट एसी। इसका मतलब है वो एसी जिस वक्त तक मैंने सिंपल परचेज किया था उसका मुझे बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था। बेनिफिट तब मिला जब मैंने 5,000 रुपये मजीद उसके ऊपर खर्च किए। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एक्वायरिंग एसेट, कि जब आप उसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में आते हैं फिर आप कहते हैं मैंने इस एसेट को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। आपने एक गाड़ी खरीदी, जिस वक्त तक आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रॉपरली, तो दैट इज नॉट एक्विजिशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट जो है उसके अंदर परचेज प्राइस के साथ वो तमाम एक्सपेंसेस शामिल होते हैं जो कि उसको एक्वायर करने में हेल्प आउट करते हैं। इसका मतलब है जो मैंने अभी एग्जांपल दी आपके सामने एसी की, इस केस में 55,000 विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। ओके, so that's the definition says that cost is the amount of cash or cash equivalent paid or fair value of any consideration given to acquire an asset, ठीक है, कि आपने चाहे कैश पे किया चाहे किसी और चीज की फेयर वैल्यू पे की है, एक एसेट को एक्वायर करने के लिए वो उसकी कॉस्ट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो लफ्ज है फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो वाली अमाउंट जिस अमाउंट के ऊपर दो समझदार पार्टियां एक दूसरे के साथ चीज ट्रेड करने को तैयार हो इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का नॉर्मल मतलब ये होता है कि स्पॉट ट्रांजैक्शन, आज पैसे दे दें आज सामान ले लें, ठीक है। एक और जो हम लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं इस एरिया में, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने एसेट्स के बारे में पढ़ा है कि एसेट्स नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, करंट एसेट वर्सेस नॉन करंट एसेट। एंड नॉन करंट एसेट को हम फर्दर 3 टाइप्स में एसेट में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिक्स एसेट्स, जो कि आपको बेसिकली आप फिजिकली टच कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर प्रॉपर ज़मीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके बाद दूसरे एसेट्स होती हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉपर्टी, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आपके पास बेसिकली पेटेंट है, आपके पास गुडविल है, ठीक है। तो ये अब जो है इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और तीसरे जो एसेट्स होते हैं दे आर मिनरल रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पर सोने की कान है, कोयले की कान है, तेल का कुआं है, ठीक है। सो दीज आर मिनरल रिसोर्सेज, इनको हम वेस्टिंग एसेट्स भी कहते हैं फाइनेंस में। इसका मतलब है 3 किस्म के एसेट्स हो गए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिनको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, देन इंटेंजिबल एसेट्स जो कि फिजिकल नहीं होते, और तीसरा मिनरल रिसोर्सेज वेस्टिंग एसेट्स। आइडिया बेसिकली यही है कि हम ये वो एसेट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो एसेट्स हैं जो कि टेंजिबल नेचर के होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पास मोर देन 1 पीरियड चलेंगे। यहाँ पीरियड का मतलब नॉर्मली साल होता है। इसका मतलब है हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एसेट जो है ये हमें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो आइडिया क्या है? आइडिया वही है कि वो जो बेनिफिट देंगे हम उसे सिस्टमेटिकली उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यहाँ पे अब 3 कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएंगे। आइडिया वही है डेप्रिसिएशन का, विच इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है द सिस्टमैटिक एक्सपेंसिंग का मतलब वही होता है एलोकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिजिकल एसेट्स ओवर यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इस तरीके से सिस्टमैटिक एलोकेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड
डेप्रिसिएशन। अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक एलोकेशन करें नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, आप कहें जी कि ये तेल का कुआं है और इसकी जो टोटल एस्टिमेटेड जो इसकी जो अमाउंट है, इसके अंदर जो तेल मौजूद है वो फर्ज करें 1 मिलियन गैलन ऑयल मौजूद है। अब जिस हिसाब से आप ऑयल निकालते जाएंगे वो जो तेल का कुआं है उसकी जो है ना उसकी यूटिलाइजेशन होती जाएगी, तो वी विल से दैट इट इज बीइंग डिप्लीटेड। सो आइडिया सेम है, सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स के केस में मैं उसको डेप्रिसिएशन कह रहा हूँ और नेचुरल रिसोर्सेज के केस में मैं उसको डिप्लीशन कह रहा हूँ और इंटेंजिबल एसेट्स के केस में मैं उसको एमोर्टाइजेशन कह रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक पेटेंट था, मैंने एक पेटेंट एक्वायर किया और वो पेटेंट जो है वो ज़ाहिर है चूँकि जिस जिस तरीके से लाइफ बढ़ेगी साथ साथ उसकी एलोकेशन होती चली जाएगी। तो यहाँ पे वो जो इंटेंजिबल एसेट्स की जो एलोकेशन है दैट इज नोन एज एमोर्टाइजेशन। सो दैट्स व्हाट ही सेज दैट एसेंशियली ऑल थ्री कॉन्सेप्ट्स आर सेम, ओनली डिफरेंस है नाम का। ठीक है, कि टेंजिबल एसेट्स के केस में वी आर कॉलिंग इट डेप्रिसिएशन, देन डिप्लीशन एंड देन एमोर्टाइजेशन। ओके, अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के मुख्तलिफ मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं। 4 मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं: स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आप मेथड जो मर्जी अप्लाई करें, जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि आपने उसको सिस्टमेटिकली एलोकेट करना है और हम ये चाहेंगे कि आप उसको सिस्टमेटिकली इस तरह एलोकेट करें कि जो मेथड है वो एसेट की कंजम्पशन को भी शो कर रहा हो। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे एसेट्स होती हैं जो कि टाइम के साथ साथ बेसिकली यूज हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो टाइम के साथ यूज नहीं होते, जो यूजेज के साथ यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्यूबलाइट है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जी इसकी जो यूजफुल लाइफ है उसके मैनुअल पे लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 10,000 घंटे चलेगा। अब नॉर्मली चांसेस ये है कि वो चलेगा तो इस्तेमाल होगा, नहीं चलेगा तो इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी मशीनरी हो सकती है जो कि लाइफ के नहीं बल्कि वो प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा हो उसका। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि मेथड ऐसा होना चाहिए जो कि उस एसेट के एक्सपेक्टेड कंजम्पशन को शो कर रहा हो। ठीक है, अदरवाइज ये 4 मेथड हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब हम इनका आइडिया जो है हम इनका आइडिया सवाल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए समझना आसान रहे। सो तो पहला सवाल है उसको हम देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और वो इस तरीके से है कुछ कि देयर इज अ सर्जिकल टूल जिसकी जो कॉस्ट है दैट इज $500,000, इसकी जो लाइफ है दैट इज 5 years and the expected or estimated salvage value of laser tool is $25,000 at the end of 5 years। अब आप देखें इसका मतलब है 5 लाख का खरीद रहे हैं आज या उस खरीदा है और 5 साल उसकी लाइफ है और 5 साल के बाद वो तकरीबन $25,000 का होगा। इसका मतलब है आप 5 साल में $475,000 के ये जो टूल है इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई 500,000, सैलवेज वैल्यू क्या होगी $25,000, डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी हो गई $475,000। ओके, और लाइफ इसकी कितनी हो गई 5 years। आपने मालूम क्या करना है, वो कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड की मदद से आप डेप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करें एनुअल, और वो कहता है इसको टेबुलेट करें, टेबल में बनाएं इसको। तो मैं इसको टेबल बनाया है ताकि आप इसको क्लियरली इसको समझ सकें। एंड द टेबल ओके, सबसे पहले आप इस पे जरा फोकस कर लें। दिस फार्मूला दैट सेज, जिस तरह इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है पूरी लाइफ जो है $4,75,000 की पूरी फिगर, उसको आप एक स्ट्रेट लाइन में रखें और 5 साल में बराबर बराबर डिवाइड कर लें। तो आप देखें हमने यहाँ पे इसको बराबर डिवाइड किया है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो मैं अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाऊं तो 5 लाख इसकी कॉस्ट है, 25,000 इसकी सैलवेज वैल्यू है डिवाइडेड बाय 5।
जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल का आ गया 95 और हर साल का 95 बराबर बराबर आता जाएगा। स्ट्रेट लाइन मींस बराबर बराबर की है। नेक्स्ट कॉलम जो है दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि पहले साल तक 95,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, दूसरे साल तक 1,90,000 की हो चुकी थी, तीसरे साल तक 2,85,000 की हो चुकी थी, एंड सो ऑन। एंड बुक वैल्यू स्टैंड्स फॉर, बुक वैल्यू में हमने देख लिया, बुक वैल्यू स्टैंड्स फॉर कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कॉस्ट 5 लाख थी ईयर 0 पे, ईयर 1 पे जब 95,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई तो बुक वैल्यू कितनी रह गई 405,000, यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस तरीके से ये करते करते आप देखेंगे तो एंड में 5th ईयर में जो एंड में जाके ये 25,000 पे रुक जाएगी, इसलिए क्योंकि 25,000 इज द सैलवेज वैल्यू, मुझे 25,000 तक इसको मेंटेन करना है। ठीक है, सो दिस इज अ टेबल जो कि बड़े तरीके से इस्तेमाल होता है। आप अगर इसको दोबारा पिछली स्लाइड पे जाएं और आप देखें कि ये वो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कुछ बुक्स के अंदर मेंशन होती हैं, और ये चीज़ बिल्कुल वही है जिसको मैंने यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, नीचे मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए नाम रख लिया डी के, बी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, एस वी सैलवेज वैल्यू, एन मीन्स एंड ऑफ द टाइम, एंड एन आपको पता है यूजफुल लाइफ टोटल जो है, यानी कि 5th ईयर। डी के स्टार जो है दैट रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप अगर देखें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आ रही है, पहले साल 95,000, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट ईयर 3 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट ईयर। तो सेम चीज है कि के इंटू डी के, डी के इज व्हाट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, के इज व्हाट ईयर, बीवी स्टैंड्स फॉर बुक वैल्यू एट टाइम के। बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज बी इज कॉस्ट एंड डी के स्टार इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको इस तरह कर सकते हैं, चाहे तो टेबल बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है जी हमारे पास सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अदर मेथड इज नॉर्मली दिस, दैट इन स्ट्रेट लाइन मेथड वी अज्यूम दैट एसेट इज बीइंग कंज्यूम्ड इक्वली अक्रॉस टाइम पीरियड, कि मैंने उसकी लाइफ उठाई और उसको उसकी लाइफ के हिसाब से बराबर हिस्से कर दिए 5, जिस तरीके से आपको पिछले सवाल में नजर आया कि हर साल 95,000। दूसरी असम्पशन ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी एसिड अपनी लाइफ के शुरू में ज्यादा यूटिलाइज होता है और ऐसा ऐसा उसकी यूटिलाइजेशन कम होती है। ठीक है, इसके टैक्स के भी अपने इम्पैक्ट हैं। सो इन तमाम चीजों को देखने के लिए बाकी मेथड मौजूद है। मिसाल के तौर पर अभी एक मेथड है जिसको मैं देख रहा हूँ, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इट्स अप्रोक्सीमेटली सिमिलर क्वेश्चन, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज किया ताकि मैं इसको सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के कॉन्सेप्ट में देख सकूं। तो हम इस सवाल को आगे चलाते हैं बिल्कुल इसी स्टाइल में जिस स्टाइल में हम इसको कर रहे थे। सम ऑफ ईयर्स डिजिट, अब आपको जिस तरह नजर आ रहा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, कि साल के जितने ईयर्स हैं उनके डिजिट को सम कर लो। ठीक है, दिस इज द आइडिया। सो दैट इज द आइडिया इन द क्वेश्चन। इस सवाल के अंदर चूंकि लाइफ ऑफ एसिड 5 साल थी तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट क्या हुआ, मैंने 5 को जमा कर लिया, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, आंसर आ गया 15। ठीक है, अब हुआ ये कि मैंने पहले साल 5/15 से मल्टीप्लाई कर दिया डेप्रिशिएबल वैल्यू को, फिर 4/15, फिर 3/15, फिर 2/15, फिर 1/15। इसका अब यहाँ पे क्या आया, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल बराबर वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, पहले साल में 1,50,000, दूसरे साल में 1,20,000, तीसरे साल में 90, फिर 60, फिर 30। अब शुरू के सालों में बहुत ज्यादा वैल्यू आई है और आखिर के सालों में बहुत कम वैल्यू आई है, और हम आखिर में कहाँ तक गए हैं, वी हैव गॉन टिल सैलवेज वैल्यू। ज़ाहिर है वो इसलिए कि सैलवेज वैल्यू से मैंने इसको यहीं से माइनस कर दिया था। ठीक है, तो मेरे लिए प्रोपोर्शन करना आसान हो गया, अदरवाइज ये चीज़ प्रोपोर्शन शायद नहीं हो पाती। ठीक है, सो दिस इज अ मेथड विच इज नोन एज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एंड दैट इज नोन एज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये जो लफ्ज है इस पे आप फोकस कर लें, डिक्लाइनिंग यानी कि कम होता हुआ, इसी को हम बहुत सी किताबों में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, बहुत सी किताबों में इसी का नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, सो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसका कोई और ऐसा नाम हो सकता है, लेकिन आइडिया सेम है। आइडिया ये है कि मुझे डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है उस मेथड के ऊपर जो कि कम हो रहा है। आप अगर स्ट्रेट लाइन में देखें तो बराबर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी। सम ऑफ ईयर्स डिजिट में वैल्यू चेंज तो हो रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड एक्चुअल वैल्यू पर हो रही है जो कि उसकी कॉस्ट है। यहां पर हम बात कर रहे हैं उस बैलेंस की जो कि कम हो रहा है। इस सवाल को देखें हम इसको किस तरीके से सॉल्व किया है हमने। अ लेजर सर्जिकल टूल हैज अ कॉस्ट बेसिस ऑफ $800,000, लाइफ इज 4 years एंड सैलवेज वैल्यू इज 100,000 एट द एंड ऑफ 5 years। सॉरी, ये गलती से लिखा गया, इट्स 4 years। इसको मैं अगर यहां पे ठीक कर लूं ताकि आपको ओके जी, तो ये 4 years इसकी लाइफ है। आपने इसकी उसी तरीके से टेबल बनाना है, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन किस तरह निकलेगी 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। अब यहां पे आप एक सबसे मोटी बात समझ लें, एक एसेट की लाइफ है 4 years। अगर आप एक एसेट को नॉर्मल केस में 4 years पे डेप्रिशिएट करना चाहें तो पर ईयर कितनी होनी चाहिए? 25%। 25% एक साल, 25 दूसरा, 25 तीसरा, 25 चौथा, 100% पूरी हो जाएगी। तो नॉर्मल केस रेट क्या होना चाहिए? 25%। बैलेंस मेथड का नाम क्या है? 150%। 25% को आप 150% से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर विल बी 37.5%। सो इन दिस केस 37.5% विल बी टेकन एज ए परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। जो लाइफ है आप 100% से लाइफ को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 150% से। अब हम इस सवाल को देख लेते हैं आगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। सबसे पहले जी लाइफ ऑफ एसेट, जिससे मैंने आपसे कहा 4 साल, नॉर्मल 25 साल होगी। 25 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 150% से, आंसर आ गया 37.5%। सो 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस में मैं जो रेट इस्तेमाल करूंगा वो रेट इस्तेमाल करूंगा 37.5%। ओके जी, दिस इज अ टेबल जो कि मैंने बनाया हुआ है। बना कैसे है? बुक वैल्यू इसकी 8 लाख थी जब शुरू हुआ 0 पे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक और फर्क आप देख लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में जो वैल्यू थी मैं उसमें से माइनस करता था सैलवेज वैल्यू और उस पे अप्लाई करता था रेट, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पे अप्लाई कर रहा हूँ रेट, ठीक है। 8 लाख पे मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, क्या रेट? 37.5%। तो आंसर कितना आ गया जी? 3 लाख रुपए, ठीक है। 8 लाख में से 3 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का माइनस हो गया। मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 500,000। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। अब मेरा रेट 500,000 पे लगेगा, यानी कि अब मेरा रेट किस पे लगेगा? 800,000 माइनस 300,000, तो 500,000 पे रेट लगेगा। 500,000 मल्टीप्लाई बाय 37.5%। यही मैंने काम किया। 800,000 माइनस 3,000 निकाली वैल्यू, दिस इज अ बुक वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई किया 0.375 से या 37.5% से, मेरा नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 187,500। सेम प्रोसीजर मैंने दोबारा रिपीट किया। अब क्या है? अब मैंने 800,000 से ये 500,000 भी माइनस कर दिया और दिस फिगर भी माइनस कर दी 187,000, यानी कि मैंने टोटल माइनस कर दिया 487,000। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? ये वही वाली बुक वैल्यू आ गई 3,12,500, और 3,12,500 में मैंने अप्लाई किया 37.5%, 117,118 आ गया। इसको जब मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड किया तो अब मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई है? 195,313, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसके ऊपर 37.5% अप्लाई करूंगा तो मुझे नहीं पता ये रेट कम आएगा या ये रेट ज़्यादा आएगा, लेकिन मुझे एक बात पता है, मुझे चौथे साल के आखिर में अपनी सैलवेज वैल्यू 0 चाहिए, 100,000 चाहिए। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज अप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल बैलेंसिंग फिगर ले लूंगा। मैंने कहा 8 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस 100,000, जो फिगर बची, यानी कि मुझे 195,313 की बुक वैल्यू मौजूद है और मुझे जाना कहाँ तक है? 1 लाख तक। तो जो भी डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर है वो मैंने यहाँ ले ली और मेरा मसला हल हो गया, ठीक है जी। दिस इज हाउ
हम डेप्रिसिएशन के अंदर 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हैं। बुक्स के अंदर दो मेथड नॉर्मली डिस्कस होते हैं। एक मेथड डिस्कस होता है 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और दूसरा मेथड डिस्कस होता है 200% या डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे कह दिया 150 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल मैं कहूंगा 200% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सवाल उसी किस्म का सवाल और मैंने आप की समझ के लिए दोबारा इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे अब मैंने इसकी जो लाइफ है वो मैंने जरा थोड़ी सी चेंज की है। तो $500,000 इसकी कॉस्ट है, 5 इयर्स इसकी लाइफ है, $50,000 इसकी सैलवेज वैल्यू है। अब आपने डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यानी कि 200% का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। चूंकि 5 साल लाइफ है तो 100% को 5 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 20। डबल है, डबल कर दें तो 20 के बजाय 40 हो गया। मैंने 40% का रेट इसके ऊपर लगाना शुरू कर देना है। ये देखें जी, 40% के हिसाब से मैंने सबसे पहले 5 लाख पे 40% लगाया, 2 लाख हो गया। एक्यूमुलेटेड भी 2 लाख है, रिमेनिंग बुक वैल्यू 3 लाख रहेगी। 3 लाख का 40% 1,20,000 एंड सो ऑन करते करते आखिरी जो है उसके अंदर मैंने वही वाला काम किया कि 5 लाख जो इसकी बुक वैल्यू रह गई थी यहाँ पे 64,800। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं अप्लाई की बल्कि मैंने कहा कि मुझे चूंकि 64,000 से अब वापस जाना है कहाँ तक, 50,000 तक, सैलरी वैल्यू तक। तो जो भी इनकी बैलेंसिंग फिगर थी इन दोनों की मैंने वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ले ली। रेस्ट इज सेम, कोई चेंज इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात बड़ा रीजनेबली समझ आ गई होगी। जो हमारा फोर्थ मेथड है दैट इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड डिपेंड करता है एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक सवाल है मेरे पास, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट हैज अ कॉस्ट बेसिस ऑफ 500,000, इट कैन बी यूज्ड फॉर 100,000 आवर्स इन प्रोडक्शन। कि जब 1 लाख घंटे वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टू हैव 25,000 सैलवेज वैल्यू। आपको मालूम करनी है इसकी डेप्रिसिएशन रेट और आपको मालूम करना है बुक वैल्यू आफ्टर 10,000 ऑफ आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। आइडिया तकरीबन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रेट एंड मेथड का तकरीबन सेम है। यहाँ पे मैंने वही किया कि 500,000 माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब जो लाइफ है उसको मैंने डिफाइन कर दिया बाय नंबर ऑफ आवर्स विच इज 100,000 आवर्स। तो मैंने जब उसको डिवाइड किया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया $4.75 पर आवर। ठीक है, तो अगर फर्ज करें एक कंपनी में मशीनरी ने 10,000 घंटे पूरे कर दिए हैं तो उस वक्त तक उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी होगी, 47,500। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी निकलेगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 5 लाख माइनस 47,500। सो द बुक वैल्यू वुड बी 452,500। ठीक हो गया जी। तो ये हमने अब चारों मेथड देख ली है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एक और कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है स्विच ओवर का। स्विच ओवर का मतलब होता है समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी की पॉलिसी साल के दौरान चेंज हो जाती है और वो कहता है अच्छा ठीक है अब हम इसको स्ट्रेट लाइन के बजाय दूसरे मेथड पे लेके चले जाएंगे, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे, या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन पे ले आएंगे। पॉलिसी चेंज हो सकती है। बाज़ वक़्त ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो चूंकि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में परसेंटेज ज़्यादा होती है, आप डबल ले रहे होते हैं, तो एसेट्स की वैल्यू जल्दी ख़त्म हो जाती है बुक्स के अंदर। वहाँ पर मसला क्रिएट हो जाता है कि बाकी सालों में क्या करें। तो वहाँ पे फिर हमारे सामने ये ऑप्शन मौजूद होती है कि हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की पावर हमारे पास होती है। ये आइडिया किस तरह काम करता है इस सवाल के अंदर आपको नजर आ जाएगा जो अभी हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट है 900,000, यूजफुल लाइफ है 10 साल एंड एक्सपेक्टेड टू हैव 100,000 सैलवेज वैल्यू। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो कि 200% है, 10 साल का मतलब है ओवरऑल 10%, तो 200% का मतलब है 10 का डबल यानी कि 20%।
ठीक है, अब देखें इसमें क्या हुआ। सबसे पहले आपके पास ये वाली पूरी शीट मौजूद है। मैं अगर इस पर नॉर्मली 20% तक का अप्लाई करूं जो मैं कर रहा हूं, तो ये 9 लाख से फिगर कम होते होते 10वें साल में चली जाएगी 96,637 तक। ठीक है, और जाहिर है मुझे ये फिगर नहीं चाहिए, मुझे ये फिगर जो है वो क्या नाम है 1 लाख रुपए से ऊपर ही चाहिए, 1 लाख रुपए तक की फिगर चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता था कि अगर फर्ज करें इस केस में मेरी जो सैलरी वैल्यू है वो 2 लाख होती, तो फिर 2 लाख तो बेसिकली 4 साल पहले ही खत्म हो रहा था, या अगर 1.5 लाख होती वो 2 साल पहले खत्म हो रहा था। तो अब मेरे पास स्विचिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है। मैंने क्या किया, मैंने 7th ईयर तक उसको नॉर्मल लेके गया, और 7th ईयर के बाद मैंने कहा कि अब मेरे पास 3 साल है और मैंने इसको 188 से लेकर जाना है 100,000 तक। ठीक है, तो मैंने इसके बाद किया ये कि मैंने सिंपली 188,744 में से 1 लाख माइनस किया, तो मेरे पास 88,744 की फिगर आ गई जो कि मैंने अगले 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैंने सिंपली 88,744 को 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आखिरी तीनों सालों में हर एक की वैल्यू बराबर बराबर आ गई 29,000। अब आप अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ये यहाँ तक सेम थी 7th ईयर तक, 8, 9, 10th के अंदर मैंने उसको चेंज कर दिया। दिस इज द आइडिया विच इज नोन एज स्विचिंग ओवर। ये कंपनी की पॉलिसी हो, कंपनी चाहे तो 5 साल के बाद भी कर सकती है, 6 ईयर में भी कर सकती है, 7 ईयर में भी कर सकती है, मर्जी भी हो सकती है और रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि जिस वक्त आपके एसेट्स की वैल्यू डिस्टर्ब हो रही हो आप उस वक्त इसको हैंडल कर लें। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक हमारा एक खासा मेजर पोर्शन हल हो चुका है। अच्छा जी, आखिरी बात अब हम और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। ये वही बात है जिसमें मैंने कहा था कि एसेट की कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होती है, ये उससे रिलेटेड सवाल है। अ प्रोड्यूसर ऑफ एरोस्पेस प्रोडक्ट जो है उन्होंने फ्लेक्सिबल असेंबली सेल्स खरीदे 3 और हर एक की कॉस्ट थी $5 लाख। उसको मंगवाने का जो खर्चा था, डिलीवरी चार्जेस, जिस तरह मैंने एसी की एग्जांपल दी थी ट्रांसपोर्टेशन की, ये वही डिलीवरी चार्जेस हैं $40,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं $50,000 फॉर 3 साल्स। ठीक है, सैलवेज वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी नेग्लिजिबल, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 0 वैल्यू होगी। लाइफ ऑफ सेल्स आर 5 years। कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन द कॉस्ट बेसिस फॉर 3 साल, यानी कि आप उसकी कॉस्ट क्या लगाएंगे। तो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं कॉस्ट क्या लगेगी। कॉस्ट लगेगी उसकी वो तमाम कॉस्ट जो कि उसको एक्वायर करने के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब डिलीवरी भी शामिल करनी पड़ेगी और इंस्टॉलेशन भी शामिल करनी पड़ेगी। तो $5 लाख जो कि एक की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई 3 से किया 15 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000, तो ये आपका टोटल आ गया कॉस्ट बेसिस फॉर 3 साल्स। परचेज प्राइस, डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू आ गई आपकी, या कॉस्ट आ गई आपकी 15 लाख और 90,000 रुपये। मैंने इसके लिए डेप्रिशिएबल वैल्यू का लफ्ज इसलिए लिखा है कि चूंकि इसमें सैलवेज वैल्यू 0 है, तो कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या था, डिटरमिन द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। वेरी सिंपल, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मुझे कोई फिगर करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा, 1590 माइनस 0 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब है हर साल 3,18,000 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। 2 सालों में कितनी चार्ज हो जाएगी एक्यूमुलेटेड, पहले साल में 318, दूसरे साल में 318, यानी कि ये टोटल मिलाकर होगी 6,36,000। और जब मैंने 6,36,000 को 1590 से माइनस किया तो मेरे पास बुक वैल्यू आ गई एट द 2nd ईयर 954। नेक्स्ट पार्ट में अगर देखो, अब वो कहता है कि फर्ज करें कि एट द एंड ऑफ ईयर 3 कंपनी ये प्लान करती है कि वो सेल बेच दे, फिर क्या होगा। कंप्यूट द गेन और लॉस ऑन सेल्स ऑफ सेल्स। ओके, तीसरे साल में, सॉरी मैंने आप 4th ईयर किया था, 4th ईयर में बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर क्या हो जाएगी, वही 1590 इज द कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो कि 1 साल की 318 थी और ये स्ट्रेट लाइन है तो उसमें बराबर बराबर होती है, तो मैंने सिंपली 318 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। तो जब मैंने इसको माइनस किया, यानी कि मैंने सिंपली कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो मेरे पास बुक वैल्यू आ गई एट द एंड ऑफ 4th ईयर।
एट द एंड ऑफ 4th ईयर जो कि मेरे पास वैल्यू आ गई है। गेन और लॉस कैसे निकला, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। तो सेल प्राइस कितनी थी, सवाल में मुझे उसने बताई हुई है। अगर मैं सवाल को पीछे जाके देखूं तो मुझे सवाल में नजर आ जाएगा कि क्या वैल्यू बताई हुई है। उसने बताई हुई है कि अगर आप $1,20,000 ईच मीन्स 3 सेल्स हैं तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कहता है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से आप अगर इसको सेल करें, माइनस बुक वैल्यू कितनी है 3,18,000, तो 3,60,000 माइनस 3,18,000 42,000 आपके पास गेन आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज हाउ हम इसको यूटिलाइज करते हैं डेप्रिसिएशन को। एक दो बातें मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं। आप लोग जब भी नॉर्मली कोई बुक देखेंगे तो आपको उसमें कुछ मेथड लिखे हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर एक मेथड लिखा हुआ नजर आता है MACRS, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। ठीक है, ये मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम जो है ये बेसिकली हम जो कि ज्यादातर अमेरिकन बुक्स पढ़ते हैं तो ये अमेरिका के टैक्स लॉस से रिलेट करता है डेप्रिसिएशन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला यह है कि अकाउंटिंग के लिए डेप्रिसिएशन डिफरेंट होती है और टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन डिफरेंट होती है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, टैक्स के लॉस के अंदर हर एसेट की डेप्रिसिएशन के अपने रेट्स दिए होते हैं। ठीक है, जहां तक तरीक़ेकार का ताल्लुक है तो तरीक़ेकार टैक्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान का कम से कम जो है वो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ही यूज करता है, लेकिन वो ये नहीं यूज करता 150% या डबल डिक्लाइनिंग। वो इस तरह यूज करता है कि वो आपको डायरेक्ट रेट खुद बताता है कि जी 15% रेट लगाना है या 10% रेट लगाना है और आप फिर वो रेट लगाते रहते हैं। लेकिन आइडिया क्या है, आइडिया डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का, ये जो मेथड बचेगा उस पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है टैक्स पर्पस की जहां तक बात आएगी वहां पे ये नॉर्मल मेथड और टैक्स के मेथड सेपरेट तरीके से हैंडल होंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत सी बुक्स में ये जो सिस्टम दिए होते हैं MACRS वगैरह, इनका ताल्लुक अमेरिका के टैक्स लॉस के साथ है। इसका मतलब है इफ वी आर लिविंग इन पाकिस्तान और समवेयर एल्स तो हमें उसके टैक्स के लॉज में अगर हम ना भी सवाल सॉल्व करें तो हमें उससे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन। अब हम इसको आगे चलाएंगे और डेप्रिसिएशन के मजीद जो इससे एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।